नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमीर कैसे बना जाता है। अमीर बनने के लिए इकोनॉमिक्स का ज्ञान बहुत जरूरी है। यह जानना बहुत जरूरी है कि मूल्य क्या होता है, कैसे सारी चीजें तैयार होती हैं और कैसे उनका दाम तय किया जाता है। यही सब बताने के लिए तो मैंने इकोनॉमिक्स की इतनी लंबी सीरीज आपके सामने अब तक पेश की है। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो सीरीज को जरूर देख लें। लेकिन इस वीडियो की अगर बात करें तो यह वीडियो देखने से पहले आपको यह तय करना है कि आप मेहनत करके अमीर बनना चाहते हैं या फिर बिना मेहनत किए अमीर बनना चाहते हैं। अगर आप बिना मेहनत किए अमीर बनना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर आप मेहनत करके अमीर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। डॉक्टर बनने की जरूरत हर किसी को नहीं होती, इसलिए डॉक्टरी की पढ़ाई करने की जरूरत हर किसी को नहीं है। इसी तरह से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना हर किसी के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स जानना हर किसी के लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र सामाजिक रिश्तों का शास्त्र है। समाज के अंदर हम लोगों के बीच में किस तरह के संबंध होते हैं उसकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र से ही मिलती है। इसलिए अर्थशास्त्र को जान लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर इंसान सामाजिक प्राणी है और जब तक वो समाज में रहेगा उसे दूसरे लोगों के साथ में संबंध बनाने ही होंगे। ये संबंध अच्छे होंगे या खराब होंगे, बेहतर होंगे या बुरे होंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हमें इन संबंधों की जानकारी कितनी ज्यादा है। और संबंधों की जानकारी मिलेगी अर्थशास्त्र से। इसलिए अर्थशास्त्र को जान लेना आप लोगों के लिए और हमारे लिए बेहद जरूरी है। हर ज्ञान को, हर विज्ञान को समझने के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। अलग अलग नजरिए से किसी भी ज्ञान को समझा जा सकता है। अगर आप अर्थशास्त्र को समझना चाहते हैं तो अर्थशास्त्र को समझने के दो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग नजरिए हैं। एक नजरिया तो वो है जो नजरिया आप अपने स्कूल की किताबों में, अपने कॉलेज की किताबों में, अपने आसपास के लोगों से सुनते समझते पढ़ते आए हैं अब तक। लेकिन दूसरा तरीका वो है जो मैंने इस वीडियो सीरीज में आपको अब तक समझाया है। यह दूसरा तरीका समझने के लिए हालांकि बहुत विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, और विस्तार से पढ़ने के लिए आपको कार्ल मार्क्स की किताब पूंजी पढ़नी पड़ेगी। यह पूंजी 3 वॉल्यूम्स में है और एक एक वॉल्यूम्स में हजारों हजार पन्ने हैं। तो हर पन्ना, हर चैप्टर्स बहुत आसान नहीं है, बड़ा कठिन हो सकता है। इसलिए अगर इसे समझना है तो पहले आपको रंगनायकमा जी की एक किताब मार्क्स की पूंजी का परिचय पढ़ लेनी चाहिए। यह तेलुगु भाषा में भी है और अंग्रेजी भाषा में भी है। तो अगर आप उसे पढ़ते हैं, मेरी वीडियो सीरीज देखते हैं और फिर कार्ल मार्क्स की पूंजी को पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से यह दूसरा नजरिया समझ में आ जाएगा। आप में से अधिकतर लोगों ने अर्थशास्त्र को अब तक उन मालिकों के नजरिए से ही जाना पढ़ा समझा है जो कहते हैं कि पूंजी के लिए ब्याज और मुनाफा मिलना ही चाहिए और जमीन को किराया मिलना ही चाहिए। लेकिन ये जो दूसरा तरीका है ये कहता है कि पूंजीपति होते कौन है ये सब वसूलने वाले? आखिर जब श्रम करती है सारी मजदूर आबादी तो फिर पूंजीपति को उसका एक हिस्सा भी क्यों दिया जाए? हमारे पास आंखें होती हैं और हम इनका इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए। उसी तरह से हमारे पास में जबान होती है और इसका इस्तेमाल तो हम बहुत ही ज्यादा करते हैं। इसी तरह से हमारे पास में होता है दिमाग, सोचने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। और इसका इस्तेमाल करके हम ये जान सकते हैं कि अर्थशास्त्र को जानने के अलग अलग नजरिए क्या हैं, और उनकी पड़ताल करके हम ये फैसला भी ले सकते हैं कि हमें कौन सा तरीका, कौन सा दृष्टिकोण ज्यादा ठीक लगा, और फिर हम उसे अपनाकर अमीर बनने का रास्ता अपना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दूसरा ही रास्ता बताऊंगा, क्योंकि वही रास्ता मुझे ज्यादा ठीक लगा है। अमीर बनने का एक तरीका बताते हैं दुनिया भर के तमाम पूंजीवादी अर्थशास्त्री। वे कहते हैं कि इस दुनिया की अर्थव्यवस्था को जितना बदलना था वो बदल चुकी। अब इसके स्वरूप में तो परिवर्तन हो सकता है लेकिन गुणों में परिवर्तन नहीं होगा। पूंजीवादी समाज ही इस दुनिया का आखिरी समाज है और इसके बाद में समाज अब आगे नहीं बदलेगा। समाज की कोई नई स्टेज, कोई नया चरण अब नहीं आएगा। तो जो कुछ भी करना है इसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कर लीजिए। जैसे दुनिया चल रही है चलिए और सेठ बन जाइए, अमीर बन जाइए। लेकिन दूसरा तरीका बताने वाले लोग कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको समाजवाद की स्थापना करनी पड़ेगी, वर्ग संघर्ष करना पड़ेगा। दुनिया भर का मजदूर वर्ग इस दुनिया के मालिकों की सत्ता को पलट देगा, तब जाकर समाजवाद की स्थापना होगी और समाजवाद के बाद में फिर साम्यवाद की स्थिति आएगी। इस तरह से अमीर बना जा सकता है। लेकिन क्या है यह दूसरा तरीका? कैसे बदलेगा समाज? मैं बताता हूं। समाजवाद की स्थापना का मेरा मतलब यह नहीं है कि हम समाजवादी पार्टी को वोट दें और समाजवादी पार्टी के नेताओं की जय जय करें। नहीं, हमारे हिसाब से समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं का उद्देश्य हमारे उद्देश्य से बिल्कुल अलग है।
हम किसी पार्टी को वोट देने की बात नहीं कर रहे, हम तो साफ कह रहे हैं कि इस दुनिया में वर्ग संघर्ष के बिना समाजवाद की स्थापना हो ही नहीं सकती। समाजवाद की स्थापना का मतलब है कि मजदूर वर्ग सारी सत्ता अपने हाथ में ले ले। मजदूर वर्ग की सत्ता स्थापित होने का मतलब यह नहीं है कि आज जो कुछ हमें पूंजीवादी समाज में देखने को मिलता है वो सब कुछ अचानक खत्म कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ बदलाव तुरंत किए जाएंगे और कुछ बदलाव धीरे धीरे किए जाएंगे। जैसे आज पुलिस है, फौज है, जेल है, अदालत है, ये सब कुछ उस समाज में होगा, लेकिन इसका उद्देश्य वो नहीं होगा जो आज पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीवादी मालिकों का होता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य होगा शोषण को पूरी तरीके से खत्म कर देना और मालिकों की ताकत को पूरी तरह से कुचल देना। सर्वहारा वर्ग के शासन में शोषण के पुराने संबंधों को बदलकर समानता आधारित संबंध विकसित किए जाएंगे। फिर धीमे धीमे एक ऐसी स्टेज आएगी जब सर्वहारा के शासन की भी जरूरत नहीं रह जाएगी। समाज के लिए जो भी जरूरी नहीं होगा उसका अस्तित्व ही खत्म कर दिया जाएगा। धीमे धीमे सिर्फ जरूरत होगी तो सिर्फ उत्पादन की और वितरण की, और इसके लिए एक नए ढंग का समाज, एक नई ढंग की व्यवस्था तैयार हो जाएगी। मजदूरों के शासन में यानी कि समाजवाद में उत्पादन और वितरण के खर्चे मजदूरों को ही उठाने होंगे। आज जैसे हम टैक्स कहते हैं तब उसका नाम बदलकर कर दिया जाएगा सामाजिक कोष यानी कि सोशल फंड, और उसी से ये सारे खर्चे उठाए जाएंगे। समाज कोई भी हो, मूल्य का नियम तो वही रहेगा। तो समाजवाद में भी जो भी चीजें बनेंगी उनमें श्रम लगेगा, और यह श्रम दो तरह का होगा, एक पुराना श्रम और एक नया श्रम। इसके बारे में हमने पिछले एपिसोड्स में काफी बातचीत की हुई है। तो नया श्रम, पुराना श्रम मिलाकर जो कुल श्रम लगेगा किसी भी चीज को बनाने में, उसके दो हिस्से होंगे। एक हिस्सा, श्रम का एक हिस्सा मजदूरों के लिए होगा और श्रम का दूसरा हिस्सा होगा सामाजिक कोष के लिए। यह सामाजिक कोष सरकार के नियंत्रण में होगा। जरा पूंजीवादी समाज पर गौर कीजिए। पूंजीवादी समाज में करोड़ों लोग ऐसे होते हैं जो कोई उत्पादक श्रम नहीं करते। दुनिया की आधी आबादी यानी महिलाओं में से बहुत कम महिलाएं आज ऐसी हैं जो उत्पादक श्रम करती हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में बैठे रहते हैं और कोई उत्पादक श्रम नहीं करते। अनेकों लोग सिर्फ भीख मांगते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं। यानी अनेकों लोग, करोड़ों अरबों लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो कोई उत्पादक श्रम नहीं करते। लेकिन समाजवाद में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर व्यक्ति से श्रम करवाया जाए, बौद्धिक श्रम भी करवाया जाए, शारीरिक श्रम भी करवाया जाए। सिर्फ बच्चे, बूढ़े और बीमारों को छोड़कर इस समाज के सभी सदस्यों से श्रम करवाया जाएगा, बौद्धिक श्रम भी और शारीरिक श्रम भी। पूंजीवाद में सरकार चलाते हैं बड़े बड़े पार्टियों के नेता, और ये नेता लाखों रुपए की तो तनख्वाह लेते हैं, ऊपर से बहुत सारी सुविधाएं इन्हें मिलती हैं। जब समाजवाद आएगा तो सरकार चलाएंगे मजदूर वर्ग की पार्टी के नेता, लेकिन इन नेताओं को किसी भी तरीके की तनख्वाह नहीं मिलेगी और किसी भी तरीके की खास सुविधा नहीं मिलेगी। इन्हें अपने जीविकोपार्जन के लिए अलग से दफ्तरों में, कारखानों में या खेतों में काम करना पड़ेगा। ये काम करने में इनको थोड़ी सी रियायत जरूर मिलेगी कि पार्टी का काम करने में इनका समय जहां जाएगा तो वहीं इनके दफ्तरों में काम करने के या कारखानों और खेतों में काम करने का जो समय होगा उसमें थोड़ी सी कटौती कर दी जाएगी। आज के समाज में सबसे निचले दर्जे का शारीरिक श्रम करने वाले लोगों को बहुत कम तनख्वाह मिलती है, और उसके मुकाबले किसी बौद्धिक श्रम करने वाले व्यक्ति को 20 या 30 गुना ज्यादा या फिर कई बार तो 100 गुना ज्यादा तनख्वाहें मिलती हैं। लेकिन समाजवाद में ऐसा नहीं होगा। समाजवाद में बौद्धिक श्रम करने वाले और शारीरिक श्रम करने वाले लोगों की तनख्वाह में फर्क जरूर होगा, लेकिन यह फर्क उतना ही होगा कि जिसके बिना काम न चल सके। मौजूदा समाज असमानता आधारित समाज है, और यह असमानता छुपी होती है श्रम विभाजन के तरीके में। देखिए, मैं आपको समझाता हूं। आज एक व्यक्ति अगर झाड़ू लगाता है, साफ सफाई करता है और उसे स्वीपर बोलते हैं, वो पूरी जिंदगी यही एक काम करता रहता है। फिर उसके बच्चे भी यही काम करते हैं। पुराने समय से तमाम लोगों की तमाम पीढ़ियां एक ही तरह के काम करती रहीं और इस वजह से जातियां अस्तित्व में आईं। तो अगर ये झाड़ू लगाने का काम किसी डॉक्टर को दे दिया जाए तो क्या वो झाड़ू नहीं लगा सकता? क्या झाड़ू कोई इंजीनियर नहीं लगा सकता? क्या बाल काटने का काम कोई डॉक्टर नहीं कर सकता? कोई टीचर नहीं कर सकता? आपको हैरानी हो रही होगी कि मैं कैसी बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज से 40-50 साल पहले तक हमारे देश में टॉयलेट्स वैसे नहीं थे जैसे कि आज होते हैं। तब टॉयलेट्स ऊंचे होते थे, लोग वहां जाकर पॉटी करते थे, वो पॉटी नीचे गिरती थी, फिर उसे कुछ लोग उठाकर ले जाते थे, सफाई करने वाले लोग आते थे और साफ करके चले जाते थे। लेकिन पिछले 40-50 सालों में अब हर घर में शौचालय हैं, टॉयलेट्स हैं, और ये नए तरीके के टॉयलेट्स हैं।
इन टॉयलेट्स में कमोड होती है, सीट होती है और आज भारत के करोड़ों करोड़ों लोग जो आज से 30-40 साल पहले तक टॉयलेट्स को साफ करना नहीं जानते थे, आज वे सारे लोग टॉयलेट्स को खुद ब खुद साफ कर लेते हैं। उनके बच्चे भी टॉयलेट्स को साफ करना सीख गए हैं। ये नया ज़माना है। तो जब इससे भी नया ज़माना आएगा यानी कि समाजवाद आएगा, तब ऐसे तमाम काम जो शारीरिक श्रम में गिने जाते हैं वो हर व्यक्ति को सिखा दिए जाएंगे। अब ये उसे तय करना होगा कि कैसा काम कौन व्यक्ति करता है। ये अलग बात है कि ये सारे काम करने के तौर तरीके थोड़े बदले हुए होंगे, थोड़े अपडेटेड होंगे, इनको करने के लिए मशीनें अलग अलग तरीके की होंगी। लेकिन एक बात तय है, हर इंसान को समाजवाद के अंदर शारीरिक श्रम भी करना होगा और मानसिक श्रम यानी बौद्धिक श्रम भी करना होगा। ऐसा करने से लोगों के बीच में असमानता की जो जड़ है वो ही खत्म हो जाएगी और जब असमानता की जड़ खत्म हो जाएगी, श्रम विभाजन का नया स्वरूप सामने होगा तो जातियां भी खत्म हो जाएंगी। जातियों को खत्म करने के लिए भी समाजवाद को लाना बेहद जरूरी है। समाजवाद में हर नागरिक को दोनों ही तरह के श्रम करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। छोटे छोटे बच्चों को 7-8 साल की उम्र से ही स्कूलों के अंदर शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। हर बच्चे को घर का काम भी करवाना सिखाया जाएगा। हर बच्चे को कोई ना कोई तरीके के शारीरिक और मानसिक श्रम करना भी सिखाया जाएगा। इससे स्त्री और पुरुष के बीच की असमानता भी खत्म हो जाएगी, जातियां भी खत्म हो जाएगी, यानी एक समानता आधारित समाज, सच्चे अर्थों में समानता आधारित समाज बन जाएगा। ऐसा करना किसी एक नेता के बस की बात नहीं है। इसलिए मजदूर वर्ग के लोगों को किसी एक नेता की भक्ति करने के बजाय आपस में मिलजुल कर एकता कायम करते हुए इस दुनिया को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। मानव सभ्यता के विकास क्रम में सबसे पहले किस्म का जो समाज था उसे हम आदिम साम्यवादी समाज कहते हैं। उस आदिम साम्यवादी समाज में कबीले होते थे, लोग कबीलों में रहते थे और ये कबीले हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। जो कबीला हार जाता था उसके सारे सदस्यों को मार दिया जाता था। इसी वजह से एक नए किस्म के समाज की जरूरत महसूस हुई। नया समाज बना। नया समाज दास युग यानी दास व्यवस्था वाला समाज था। इस दास व्यवस्था में जो कबीले हार जाते थे उन्हें मारा नहीं जाता था, उनके सदस्यों को मारा नहीं जाता था, बल्कि गुलाम बना लिया जाता था। गुलाम बनने वाले लोगों के लिए ये एक तरीके से बहुत बड़ी तरक्की ही थी कि पहले वे मार दिए जाते थे लेकिन अब वे सिर्फ गुलाम बनाए जाते थे। लेकिन गुलामी की जब इंतहा हो गई, जब वहां पर जुल्म और सितम की इंतहा हो गई, तो एक नए किस्म का समाज बनाने की जरूरत महसूस हुई। यह नए किस्म का समाज था जमींदारी समाज, सामंती समाज। इसमें जो गुलाम व्यवस्था में गुलाम होते थे वे अब गुलाम न होकर काश्तकार बन गए। इन काश्तकारों को खेती करनी होती थी, लेकिन यहां भी एक समस्या थी। चाहे फसल अच्छी हो या ना हो, इन्हें जमींदारों को लगान देना पड़ता था और अगर ये लगान ना दे पाए तो इन पर जुल्म होते थे। उसी जुल्म के कारण फिर एक नए किस्म के समाज की जरूरत महसूस हुई। ये नए किस्म का समाज हुआ पूंजीवादी समाज। पूंजीवादी समाज में पुराने समाज के काश्तकार बन गए मजदूर। अब इन मजदूरों को एक नई किस्म की खुशहाली, एक नई किस्म की तरक्की मिली और ये तरक्की ये थी कि अब इनको सिर्फ मौसम भर मेहनत करने के बाद में परिणाम का इंतजार नहीं करना पड़ता था, बल्कि इनको रोजाना या एक सप्ताह में या फिर हर महीने तनख्वाह मिल जाने लगी। ये समाज पहले के समाजों के मुकाबले तरक्की वाला समाज था, विकसित समाज था। इसी तरह से अब पूंजीवादी समाज में भी जब जुल्म और सितम की इंतहा हो गई है तो एक नए किस्म के समाज की जरूरत है और यह समाज होगा समाजवादी समाज। हो सकता है कि पूंजीवाद से सीधे समाजवादी समाज की स्थापना न हो पाए, बीच में भी एक चरण हो, लेकिन यह चरण जैसा भी होगा उसमें मजदूरों का ही शासन, होगी वो समाजवाद के रास्ते पर ही चलने वाली व्यवस्था। उस नए समाज में मजदूरी की व्यवस्था अभी भी चल रही होगी, लोगों को तनख्वाहें अभी भी मिल रही होंगी और काम के घंटे अभी भी तय होंगे। लेकिन एक बात तय है कि इस नई व्यवस्था में कोई मालिक नहीं होगा, सभी लोग मजदूर होंगे और सभी मजदूरों को आज के मुकाबले ज्यादा तनख्वाह मिल रही होगी, ज्यादा सुख सुविधाएं मिल रही होंगी। समाजवाद में यानी कि इस नई व्यवस्था में तमाम सुविधाओं को, तमाम सेवाओं को सरकार फ्री में प्रदान करेगी। जैसे कम से कम प्राइमरी स्तर की जो शिक्षा व्यवस्था है वो हर बच्चे के लिए, हर इंसान के लिए निःशुल्क हो सकती है। जैसे कि इलाज बिल्कुल निःशुल्क हो सकता है, जैसे कि लाइब्रेरी और फिल्में देखना बिल्कुल निःशुल्क हो सकता है, जैसे कि कपड़े प्रेस करवाना भी फ्री हो सकता है। यानी तमाम किस्म की ऐसी सुख सुविधाएं हो सकती हैं जो सरकार फ्री में दे। जब ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं फ्री में मिलने लग जाएंगी तो विनिमय की, एक्सचेंज की और इस एक्सचेंज के हिसाब किताब रखने की ज़रूरत भी कम होती चली जाएगी। अब ये सब बात सुनने के बाद आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई कोई फोकटिया लोगों का समाज बनाना है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है।
अगर मैं कह रहा हूं कि समाजवाद में सभी लोगों को शिक्षा जैसी सुविधाएं, सेवाएं फ्री में मिलेंगी, तो सही में ये फ्री में नहीं मिलेंगी। इसके लिए सभी लोगों को श्रम करना पड़ेगा। देखिए, मान लीजिए कि कोई परिवार है जिसमें माँ और बाप दोनों श्रम करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उनके बच्चे जब शिक्षा लेने जाते हैं, उनके बच्चों की शिक्षा पर जो खर्च होता है, उस खर्च को लाने के दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि उन माँ बाप की मजदूरी में से उस बच्चे की शिक्षा का खर्चा फीस के तौर पर ले लिया जाए, जैसे कि आज पूंजीवाद में लिया जाता है। तो उसमें होता यह है कि जो माँ बाप गरीब होते हैं उनके बच्चे फटेहाल स्कूलों में पढ़ते हैं, और जो माँ बाप अमीर होते हैं उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन समाजवाद में ऐसा नहीं होगा। समाजवाद में बच्चों की शिक्षा का खर्चा माँ बाप की मजदूरी में से फीस के तौर पर नहीं लिया जाएगा, बल्कि उनके श्रम में से उसका एक हिस्सा सामाजिक कोष में चला जाएगा, और सामाजिक कोष के जरिए सरकार बच्चों की शिक्षा पर खर्चा करेगी। फिर समाज के सभी बच्चों की शिक्षा का खर्चा समाज के सारे माँ बाप उठा रहे होंगे, और समाज के सारे बच्चों को हाई क्वालिटी एजुकेशन, एक जैसी एजुकेशन मिल रही होगी। अब आप ये पूछ सकते हैं कि लोगों को मजदूरी कितने मिलेगी, तो ये इस बात पर तय होगा कि हर व्यक्ति के जो तमाम खर्चे हैं उनमें से ज़्यादातर खर्चे कौन उठा रहा है। अगर सरकार सारे खर्चे उठा रही होगी या ज़्यादातर खर्चे उठा रही होगी, तो उस व्यक्ति की मजदूरी कम होगी, उसको सुविधाएं ज़्यादा दी जाएंगी। लेकिन अगर उस व्यक्ति के खर्चों में से ज़्यादातर खर्चे उस व्यक्ति को खुद ही उठाने होंगे, तो उसकी मजदूरी ज़्यादा होगी, सुविधाएं कम होंगी। समाजवाद में जब हर व्यक्ति के बीच में समानता स्थापित हो जाएगी, तो एक नए किस्म का समाज, एक नई किस्म की व्यवस्था तैयार होगी, जिसे कहेंगे साम्यवाद। हालांकि कार्ल मार्क्स ने ही दुनिया में सबसे पहले साम्यवाद की और समाजवाद की सबसे बेहतर समझ हमको दी, लेकिन कार्ल मार्क्स से पहले भी कुछ लोग ऐसे थे जो समाजवाद और साम्यवाद की बात करते थे। ये लोग छोटे मोटे सुधार करके साम्यवाद लाना चाहते थे, लेकिन उन सुधारों से कुछ बड़ा अंतर नहीं होने वाला था। उन सुधारों से पूंजीपति और मालिकों की स्थिति, यानी मजदूरों की स्थिति वैसी ही रह जानी थी जैसी कि थी। इस वजह से ऐसे लोगों को काल्पनिक समाजवादी कहा जाता है। अगर आप अरस्तु के ज़माने से लेकर कार्ल मार्क्स तक के ज़माने तक के तमाम काल्पनिक समाजवादियों के बारे में, उनके काम के बारे में जानना समझना चाहते हैं, तो रशियन राइटर एनिकिन की लिखी हुई एक किताब पढ़ लीजिए। इस किताब का शीर्षक है विज्ञान अपने यौवन में। इसको अगर आपने पढ़ लिया तो आप जान जाएंगे कि काल्पनिक समाजवाद में और वैज्ञानिक समाजवाद में क्या फ़र्क है। महात्मा गांधी जैसे समाज सुधारकों ने जब भारत में काम करना शुरू किया, तो उससे पहले ही कार्ल मार्क्स श्रम के शोषण का राज खोल चुके थे, लेकिन महात्मा गांधी ने इसका पक्ष नहीं लिया। महात्मा गांधी ने वर्ग संघर्ष का पक्ष नहीं लिया, ये रास्ता नहीं अपनाया। उनके लिए तो बस इतना ही काफ़ी था कि पूंजीपति लोग मजदूरों के साथ में थोड़ी नरमी बरतें, बस। इसलिए महात्मा गांधी की तमाम अच्छाइयों का सम्मान करते हुए हमें ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि महात्मा गांधी पूंजीपति वर्ग के संरक्षकों में से थे। समाजवाद स्थापित हो जाने के बाद में धीरे धीरे पूरी दुनिया के लोग एक नए किस्म की व्यवस्था में ढल जाएंगे। हर व्यक्ति ये समझ लेगा कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, वो उसी जिम्मेदारी के हिसाब से श्रम करेगा, और जो भी उसकी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से उत्पादों का इस्तेमाल करेगा। खरीद और बिक्री जैसी चीज़ों की, खरीद और बिक्री जैसी प्रक्रियाओं की कोई भी ज़रूरत तब नहीं रह जाएगी, और इनका हिसाब किताब रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। इस नई व्यवस्था में दुश्मनाना वर्ग खत्म हो जाएंगे, वर्ग संघर्ष खत्म हो जाएगा। तमाम किस्म की जो प्रदूषित संस्कृति आज हम देख रहे हैं वो खत्म हो जाएगी। एक महान संस्कृति पैदा होगी। सारे लोग श्रम कर रहे होंगे, इसलिए काम के घंटे भी कम होंगे। जितना भी उत्पादन समाज में हो रहा होगा, वो सारे उत्पादन में लगने वाले श्रम की गणना उपयोग मूल्य के हिसाब से की जा रही होगी, ना कि विनिमय मूल्य के लिए। ये सारी कल्पनाएं तर्क पर आधारित हैं। तर्कों के इस विज्ञान को हम कहते हैं मार्क्सवाद। मार्क्सवाद श्रम संबंधों का विज्ञान है। मार्क्सवाद को समझकर हम साम्यवाद की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पूंजीवाद के बाद में समाजवाद की स्थापना होनी है और समाजवाद के बाद में साम्यवाद की स्थापना होनी है, तो साम्यवाद के बाद में कैसा समाज होगा? कई लोग ये सवाल इसलिए भी करते हैं क्योंकि वे कहते हैं कि पदार्थ हमेशा गतिमान रहता है, पदार्थ हमेशा बदलता रहता है, और इसी तरीके से समाज व्यवस्था भी बदलती है। तो साम्यवाद के बाद में भी कोई नई व्यवस्था जरूर आएगी। लेकिन पदार्थ के बदलने का जो विज्ञान है वो कुदरती विज्ञान है। समाज के बदलने का विज्ञान पूरी तरीके से ऐसा नहीं होता। समाज में बदलाव सिर्फ तब तक होता है जब तक कि समाज के बीच में दुश्मनाना अंतर्विरोध मौजूद होते हैं।
जब दुश्मनाना अंतर्विरोध खत्म हो जाएंगे, जैसा कि साम्यवाद में होगा, तो समाज का स्वरूप तो बदलेगा लेकिन उसकी अंतर्वस्तु, उसका गुण नहीं बदलेगा। इसलिए साम्यवाद के बाद में साम्यवाद ही होगा, कोई नई व्यवस्था नहीं होगी। हाँ, इसका स्वरूप लगातार बदलता रहेगा। साम्यवाद में जीने वाले लोगों की चेतना का स्तर, उनके काम करने के तौर तरीके आज के मुकाबले बहुत ही उच्च श्रेणी के होंगे। इसलिए उनकी समझदारी आज के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा उम्दा होगी। इसलिए उनके बीच में कोई दुश्मनाना अंतर्विरोध नहीं रह जाएंगे। उनके बीच में अंतर्विरोध होंगे ज़रूर, लेकिन ये दोस्ताना होंगे, जिनको सिर्फ संगठनों के बीच में कुछ चर्चा कर लेने से, कुछ बहस कर लेने से ही खत्म कर लिया जाएगा। और इस तरह से दुनिया में ज्ञान का, विज्ञान का लगातार विकास होता रहेगा। साम्यवाद की स्थापना तो अब तक कहीं पर भी नहीं हुई, लेकिन समाजवाद को स्थापित करने की एक कोशिश 1917 में रूस में हुई थी और 1949 में चीन में हुई थी। लेकिन जितनी तेजी से ये कोशिशें हुई, जितनी तेजी से ये व्यवस्थाएं बदली, उतनी ही तेजी से बदलकर वापस से वहां पर पूंजीवाद की स्थापना हो चुकी है। इस हिसाब से दुनिया का मजदूर वर्ग अभी हारी हुई स्थिति में है। लेकिन हारने का मतलब यह नहीं है कि जीतने की कोशिश दोबारा न की जाए, और अगर दोबारा भी जीत हासिल ना हो, असफलता हासिल हो, तो जीतने की कोशिश बारंबार करते रहनी चाहिए। साम्यवाद की स्थापना करने की कोशिश में मजदूर वर्ग को यह जरूर जानना चाहिए कि आखिर बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं पाने के बावजूद, आखिर समाजवाद की स्थापना करने की तमाम कोशिशों के बावजूद चीन और रूस जैसे देशों में वापस से पूंजीवाद कैसे पुनर्स्थापित हो गया। इसको जानने के लिए एक बात जरूर तय करनी होगी कि जितनी सफलता चीन और रूस जैसे देशों में साम्यवाद स्थापित करने की कोशिश करने वाले लोगों को मिली, वहाँ की पार्टियों को मिली, वो सारी कोशिश, वो सारी सफलता उन तमाम लोगों की वजह से मिली जो इस पूरे आंदोलन में, जो क्रांति के इस संघर्ष में शामिल थे। लेकिन जनता की गलती पराजय में नहीं होती, पराजय की गलती तो हमेशा से नेताओं की जिम्मेदारी होती है। इसलिए हमें यह देखना पड़ेगा कि आखिर उनके नेताओं ने ऐसी क्या गलतियां की थी जिसकी वजह से वहां पर पूंजीवाद फिर से स्थापित हो गया। चीन और रूस में क्रांति संपन्न होने के बाद भी वहां के नेताओं की यह जिम्मेदारी बनती थी कि वो मजदूर आबादी को अच्छे तरीके से ये समझा देते, इस मामले में शिक्षित कर देते कि वे ये जान सकते कि आखिर पूंजीवाद क्यों बुरा होता है, कि उसे क्यों खत्म कर देना चाहिए, कि आखिर शोषणकारी श्रम संबंध क्या होते हैं और उन्हें क्यों बदलना चाहिए, कैसे बदलते रहना चाहिए। अगर वे लगातार अपनी जनता को इस मामले में शिक्षित करते चलते तो शायद वहां पर पूंजीवाद की पुनर्स्थापना इतनी जल्दी नहीं होती, लेकिन वे यहीं पर चूक गए। लेकिन रूस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टियों ने अपनी जनता को जितना शिक्षित कर दिया था, उसी के बूते पर तो वहां क्रांति हो पाई थी। अगर भारत की बात करें तो यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अपनी पार्टी के नेताओं को, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और आम मजदूर आबादी को इन सारे सिद्धांतों को समझाने में अभी बहुत पीछे हैं। भारत में तो कम्युनिस्ट पार्टियां आम मजदूर वर्ग को मार्क्सवाद के बुनियादी सिद्धांत भी नहीं समझा सकी हैं। वे अपने नेताओं को भी मार्क्सवाद के बुनियादी सिद्धांत अब तक पूरी तरीके से नहीं समझा पाई हैं और वे ऐसा करने में लगातार कोताही बरत रही हैं। इसी वजह से भारत में अभी रूस और चीन जैसी सफलता प्राप्त करना बहुत दूर की बात है। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों को संघर्ष करते रहना होगा। ज्ञान विज्ञान को, मार्क्सवादी सिद्धांत को हमें जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करती रहनी पड़ेगी, क्योंकि सुनहरा भविष्य आगे होता है, पीछे नहीं।